हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बारे में देख रहे थे। हमने क्या देखा था? रैशनल नंबर उनको बोलते हैं जिनको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू लिखो या a बाई बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसमें कंडीशन ही है कि हमारा डिनोमिनेटर जो है q या b, जो भी डिनोमिनेटर होगा, यह जीरो नहीं हो सकता। और हमने क्या देखा था? P, Q, A, B, ये सब कुछ इंटीजर होने चाहिए, है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि नंबर डायरेक्टली देखने में इसी तरीके का हो। जैसे अगर 1.3333 नंबर ले लिया, है ना, 3 कंटिन्यू है डेसिमल के बाद, बार बार आ रहा है, रिपीट होते जा रहा है, तो ये देखने में P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लग रहा है और सीधे सीधे इसको कन्वर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसको हम लोग 4/3 लिख सकते हैं, है ना। 4/3 को 1.333 भी लिख सकते हैं। तो 4/3 के फॉर्म में इसको हम लोग कन्वर्ट कर पा रहे हैं। P बाई क्यू का फॉर्म आ जा रहा है, कुछ तो करके P बाई क्यू का फॉर्म आ जा रहा है, तो यह रैशनल नंबर है, ये रैशनल नहीं है। अब इस 4/3 को अगर कोई 2 डिवाइड बाई 1.5 लिख दे, दोनों तरफ से 2 से अगर डिवाइड कर दे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तब डिनोमिनेटर में अभी इंटीजर नहीं है, 1.5 आ गया, या इंटीजर नहीं है। लेकिन फिर से हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 4/3 ला सकते हैं, है ना। यहाँ से इधर भी आ सकता है ये, और इधर से इधर भी जा सकता है। तो नंबर रैशनल ही रहेगा, चाहे किसी भी तरीके से लिखो इसको 1.3333 लिखो, या 4/3 लिखो, या 2/1.5 लिखो, या किसी और फॉर्म में लिखो, नंबर रैशनल रहेगा। मतलब किसी भी तरीके से ये 4/3 एक ऐसा फॉर्म आना चाहिए जिसमें इंटीजर हो जाते हैं, दोनों ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर हो जाते हैं, तो नंबर रैशनल है। हम लोग पिछली क्लास में ये सब कुछ देख चुके हैं, याद दिलाने के लिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। और इरैशनल नंबर कैसे होते थे? जो P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आ सकते हैं। जैसे कि हमारा पाई है, इसको अप्रोक्सीमेटली 22/7 हम लोग लिखते हैं पाई को। पाई एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली 22/7 होता है। तो लगभग बराबर है, इक्वल टू का साइन देना यहाँ गलत है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट का साइन आएगा इस तरह से, है ना। ये अप्रोक्स का साइन आता है, अप्रोक्स इक्वल टू 22/7। तो ये पाई इरैशनल है, 22/7 इरैशनल नहीं है ना। पाई को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक नज़दीकी रैशनल नंबर के पास ले आया गया है। पाई को रैशनल में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं हम लोग, पाई के करीब में एक दूसरा रैशनल नंबर को लिया है जिसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं। पाई की अगर एग्जैक्ट बात करें, पाई की वैल्यू जो होती है 3.1415, इस तरह से ये चलता जाता है, कोई पैटर्न भी नहीं बनता, इसके बाद 7 आता है शायद, पता है ना 5 पाई की वैल्यू। तो इरैशनल नंबर ऐसे होते हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जब हम लोग करेंगे तो डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, और इनफाइनाइट भी आने के बाद कोई भी रिपीटिशन टाइप का नहीं आएगा, कोई पैटर्न नहीं बनेगा। क्योंकि अगर पैटर्न बन गया, जैसे कि यहाँ पे एक पैटर्न बना था, अगर पैटर्न बन गया तो इसको हम लोग रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। सिर्फ 3 हो कोई जरूरी नहीं है, कोई भी पैटर्न अगर बन जाए, 3 डिजिट का पैटर्न बने, 4 का बने, 10 का बने, 50 का बने, 1000 का बने, अगर पैटर्न बन जाता है तो उसको हम लोग रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यह पाई की खासियत है, कभी इसका पैटर्न नहीं बनता है, चाहे कितने भी डिजिट निकाल लो। मैथमेटिशियन ने एक्चुअली चेक किया है, पाई की वैल्यू लाखों डिजिट तक निकाली हैं, लैक्स ऑफ डिजिट, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा, करोड़ों अरबों तक पहुंच चुके हैं। कंप्यूटर्स की मदद से पाई की वैल्यू को इतनी लंबी दूर तक निकाल के चेक किया जा चुका है कि कोई रिपीटिशन नहीं आता, इसलिए इसको हम लोग इरैशनल बोलते हैं, कि कोई कुछ समझ में नहीं आता इसके बारे में क्या हो रहा है पाई। और क्या एग्जाम्पल दिए थे मैंने इरैशनल नंबर का? √2, है ना। स्क्वायर रूट के अंदर अगर कुछ ऐसा नंबर आ जाए जिसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहे हम लोग, तो वह इरैशनल होता है। क्यूब रूट ऑफ 2 भी लेंगे तो भी इरैशनल हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्यूब रूट निकालेंगे तो चेंज होता जाएगा, डेसिमल के बाद वो वैल्यू बदलती जाएगी, तो यह भी इरैशनल है।
तब लग रहा है कि इरेशनल नंबर कुछ स्पेशल होते हैं, कुछ तो खास होती है इरेशनल नंबर में। तो ये नंबर आते कहाँ से हैं, ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है। इरेशनल नंबर पैदा कैसे होंगे? देखो बहुत ही आराम से, बहुत ही कॉमनली मिल जाते हैं इरेशनल नंबर। अगर मैं एक स्क्वायर बनाता हूं, ये मैंने एक स्क्वायर बनाया है, इसकी सारी साइड्स की लेंथ 1 है, तो इसका डायगोनल जो होगा, इसकी लंबाई क्या होगी? स्क्वायर रूट 2 होगी। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, मतलब डी की वैल्यू क्या हो गई? स्क्वायर रूट 2। तो एक सिंपल सा अगर हम लोग स्क्वायर भी बनाते हैं और एकदम सिंपल उसकी साइड की लेंथ अगर 1 लेते, एकदम सिंपल स्क्वायर बनाया है, तो भी इरेशनल आ गया, स्क्वायर रूट 2 आ गया डायगोनल। मैंने कुछ खास नहीं किया है, कोई ट्रिकी काम नहीं किया है, बिल्कुल बचपन में सीखा था। स्क्वायर बनाना बहुत पहले सीखे हम लोग, 6-7 क्लास में सीख चुके थे। अगर एक स्क्वायर बनाते हैं तो वहां पे एक इरेशनल नंबर आ जाता है ना। चलो स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल बनाएंगे तो क्या होगा? स्क्वायर को मैं मिटा दूं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं जिसकी लेंथ हम लोग लेंगे 2 और विड्थ लेंगे 1। ठीक है, कुछ इस तरह का। इसका विड्थ 1 है, लेंथ 2 है, तो इसका डायगोनल क्या होगा? इस डायगोनल की अगर हम लोग बात करें, यह डायगोनल है, इसकी लेंथ क्या होगी? डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा इस पर, जो कितना हो जाएगा? 5। तो डी की वैल्यू क्या हो गई? स्क्वायर रूट 5। यह भी इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर बहुत कॉमन है, कुछ भी करोगे पैदा हो जाता है इरेशनल नंबर। बस यही है कि इसके बारे में हम लोग कुछ खास बात नहीं की अभी तक, पहले बहुत बार देखा इन नंबर्स को। और कैसे आ सकता है इरेशनल नंबर, सोचो जरा। एक ट्रायंगल बनाते हैं, चलो मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल, सबसे सिंपल। इक्विलैटरल से उससे आसान तो कुछ हो सकता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल से आसान? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने बना दी, इस तरह की। साइड इसकी क्या मानूं? जो बोलोगे वही मान लूंगा, जो सबसे आसान नंबर लगे साइड की लेंथ वही रखेंगे हम लोग, तुम्हारे ऊपर है। चलो 2 रख दें, 2 2 और 2। तो इसका एरिया कैसे निकालते थे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल का, याद है? चलो याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इसकी हाइट निकाल देते हैं। हाइट कैसे निकलेगी? हाइट निकालने के लिए हमारे पास, हमने एक परपेंडिकुलर बना दिया, तब 2 ट्रायंगल बन गए हमारी इक्वल। ये इसका लेंथ भी 1 है, इसका लेंथ भी 1 है, तो ये हाइट जो है h क्या होगा? हमें पाइथागोरस थ्योरम से फिर मिल जाता है h स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 3। मतलब h की वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायर रूट 3। ठीक है, इतने आराम से मिलता है हमें इरेशनल नंबर, कहीं भी मिल जाते हैं। आगे हम लोग चेक करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे, उसमें भरपूर मिलेंगे, हर जगह इरेशनल नंबर मिलेंगे। इनफैक्ट रैशनल नंबर तो कभी कभी आते हैं, इरेशनल हर जगह आ जाते हैं। और कैसे आ सकते हैं इरेशनल नंबर? अगर एक सर्कल बनाएंगे तो जैसा कि हम लोग पाई की बात कर चुके हैं, पाई इरेशनल होता है। सर्किल का रेडियस अगर 1 ले लो तो पेरीमीटर क्या होगा? सर्कमफ्रेंस।
सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई आर की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 2 पाई। और ये फिर से जो पाई आ गया है इरेशनल है, तो इरेशनल नंबर बहुत आराम से मिल जाते हैं। अब इसके बाद आती है हमारी नंबर लाइन। याद है नंबर लाइन? पहले पढ़ा होगा, याद करो। एक इस तरह की लाइन होती थी, इसके बीच में कहीं पे एक जीरो आता था, उसके बाद फिर 1 2 3 4 इस तरह से इधर बढ़ता था, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 इस तरह से लेफ्ट में बढ़ता जाता है। तो नंबर लाइन पे हमें रैशनल नंबर तो बड़े आराम से मिलते हैं, इसमें इरेशनल नंबर कहाँ है? इरेशनल नंबर इस लाइन पे अगर बनाने हो तो हम लोग डायरेक्टली इरेशनल नंबर को प्लॉट नहीं कर सकते। हमें कुछ तो उसका अप्रॉक्सीमेशन चाहिए होगा, कुछ तो मेथड चाहिए होगा, है ना। ऐसे देख करके 1 2 3 4 तो बहुत आराम से लिख देते हैं, पर इरेशनल नंबर की बात हो तो इतने सीधे सीधे नहीं लिख सकते। अगर हमें स्क्वायर रूट 2, जो सबसे आसान इरेशनल नंबर लगता है, स्क्वायर रूट 2, इसको अगर बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग? ये जो 1 यहाँ पे है, एक यूनिट जो इसकी लंबाई है, 1 पे एक ही यूनिट का यहाँ पे एक लाइन और बना देंगे इस तरह का। ठीक है, इसकी भी हाइट 1 होगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना देते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। नाम दे दूं तीनों का क्या? चलो, ओ ए और बी। ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस ओ बी 1 सेंटीमीटर है और ए बी हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसका डायगोनल कितना होगा? डायगोनल नहीं, सॉरी, तीसरा साइड हाइपोटेन्यूज क्या होगा? स्क्वायर रूट 2 होगा, है ना। अब इस स्क्वायर रूट 2 को कॉम्पस से नाप लेना है, कुछ इस तरह से कॉम्पस से नाप लेना है, और फिर उसके एक आर्क बना करके इस लाइन पे ले आना है। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट 2। समझ में आ रही है बात? इस ट्रायंगल को पहले बना लेंगे और फिर इसकी लंबाई नाप लेंगे कंपास से। कंपास से इसकी लंबाई नापने के बाद इसको गोल करते हुए लाइन के ऊपर बना देंगे, है ना। ये लाइन, ये दूरी हुई स्क्वायर रूट 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट 2। इस पॉइंट को नाम दे दो, मान लो सी। ठीक है, तो इसी नंबर लाइन पे हमारे पास रैशनल और इरेशनल सारे नंबर्स आते हैं। स्क्वायर रूट 3 बनाना हो तो, स्क्वायर रूट 3 बनाना हो तो 2, एक साइड को 2 लेना, एक साइड को 1 लेना। बना के देख सकते हो। यहाँ पे मान लो 2 पे 1 यूनिट का ये हाइट का यह खड़ा किया मैंने, है ना। दूसरे कलर से बना रहा हूँ ताकि साफ साफ दिख जाए, और फिर ओ से इसको ज्वाइन कर दो। अब कॉम्पस से इतनी दूरी को नापना है और फिर इसको गोल करके यहाँ गिरा देना है। इस तरह से, है ना। स्क्वायर रूट 3 आ गया। स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 4 तो 2 के बराबर होता है, ये इरेशनल नहीं है। स्क्वायर रूट 5 बनाना हो तो 4 के ऊपर बना सकते हो। 4 के ऊपर 1 सेंटीमीटर हाइट का बना सकते हो। नहीं, यह नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से सोच करके, है ना, हर नंबर के लिए अलग से सोचना होगा। इतने आसानी से नहीं बनेगा हमारा स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 वगैरह। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग रैशनल नंबर की बात करेंगे। इरेशनल नंबर को थोड़ी देर बाद देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग अब रैशनल नंबर्स की बात करेंगे। ये लेमा के ऊपर बाद में आता हूं मैं, इसको थोड़ी देर के लिए नीचे कर देता हूं। इरेशनल नंबर हमने देख लिया, उसके ऊपर वापस आते हैं फिर से। अब रैशनल नंबर में भी हम लोग इंटीजर, सीधे सीधे नंबर्स की बात करेंगे। जैसे कि हमने नंबर लिया था 2। 2 क्या है? प्राइम है। 3 यह भी प्राइम है।
है ना। 4 लेते हैं अगर हम लोग, तो क्या है, यह प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है। प्राइम नहीं है का मतलब क्या है, कुछ इसका फैक्टर होगा, 2 इंटू 2, है ना। 2 को हम लोग 4 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन 2 आ जाएगा। प्राइम नहीं है का मतलब है वो किसी न किसी नंबर से डिवाइड होगा। उसी तरह से 5 तो हमारा प्राइम है, 6 हमारा प्राइम नहीं है, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, है ना। 6 को अगर 2 से डिवाइड करो या 3 से डिवाइड करो, दोनों में किसी से भी अगर डिवाइड करो तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। प्राइम की क्या खास बात होती है, इसको अगर किसी से भी डिवाइड करो तो रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। प्राइम को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। जैसे अगर 3 को मैंने 2 से डिवाइड कर ही दिया तो क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 1, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, है ना। 3 को हमने 2 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट 1 आ गया और रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया। उसी तरह 5 की बात करें, 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हमारा 2 आएगा प्लस रिमाइंडर 1 आ जाएगा। यदि इसको 3 से डिवाइड करेंगे 5 को ही तो क्या आएगा, 3 इंटू 1 आएगा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 2 आ जाएगा, है ना। तो इसको किसी से भी डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। प्राइम को अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, और अगर कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिससे किसी नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर नहीं आता है, जैसे 4 को 2 से डिवाइड किया तो ये प्राइम नहीं है। जैसे 13 ले लो, 13 प्राइम है, सबको पता है। 13 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 13 डिवाइड बाई 3 अगर करना है तो क्या हो सकता है, ये 4 इंटू 3 प्लस 1। इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है, अभी हम लोग डेसिमल की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग रिमाइंडर अलग निकालेंगे। 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आएगा, सॉरी 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आएगा, 4 से भी डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। वही अगर 5 से डिवाइड कर दिया इसको तो 2 इंटू 5 10 प्लस 3 रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी हो रही है, देख रहे हो। अगर प्राइम है तो उसको डिवाइड करने से हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर हर हाल में आएगा ही आएगा, और प्राइम नहीं हो तो रिमाइंडर 0 भी आ सकता है या कुछ और रिमाइंडर भी आ सकता है ना। अगर 4 को मैं 3 से डिवाइड करने की कोशिश करूं तो रिमाइंडर आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1, है ना। तो अगर प्राइम है तो रिमाइंडर आएगा, एकदम गारंटीड है। अगर प्राइम है तो रिमाइंडर आएगा, प्राइम नहीं है तो रिमाइंडर नहीं आएगा। चलो इसको लिख देता हूं मैं एक बार। If prime number is divided by any number there is a remainder, और ये जो रिमाइंडर होगा ये 0 से बड़ा होगा। और अगर प्राइम नंबर नहीं है तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। तो यही चीजें हमारे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में, है ना। नंबर दो तरह के हैं जो हम बात कर चुके हैं, एक प्राइम एक नॉट प्राइम। प्राइम में रिमाइंडर आएगा, हर हाल में आएगा। नॉट प्राइम अगर है तो उसमें रिमाइंडर हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। तो हमें अगर कोई भी दो नंबर दिया गया है ए और बी, है ना, एक नंबर अगर हमारे पास ए है, एक नंबर बी है, और हमें ए को बी से डिवाइड करना है ना, ए बटा बी करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, एक क्वोशिएंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। डिवाइड करने के बाद दो ही चीज आएंगी, एक क्वोशिएंट आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। जैसे मान लो 17 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट क्या आएगा, क्यू की वैल्यू क्या होगी
2, और आर की वैल्यू क्या होगी 5, है ना। 17 को 6 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट 2 आएगा, रिमाइंडर 5 आएगा। यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यही है, बस इतनी सी बात है जो लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट में। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल टू bq प्लस r वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। मतलब ये जो भी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है यही लिखा है कि अगर हम लोग किसी दो नंबर को एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक क्वोशिएंट आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। बस इतनी सी बात है, तो पता है, बचपन से पता है, तो क्लास 2 में ही सीखा होगा डिवीजन। कोई दूसरा नंबर ले लो, जैसे 21 को यदि 3 से डिवाइड किया तो हमारा क्वोशिएंट क्या आएगा 7, रिमाइंडर क्या आएगा 0, है ना। तो हम यही दिया है, रिमाइंडर जो है 0 या तो रिमाइंडर से छोटा होगा या 0 रिमाइंडर के बराबर होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर के बराबर हो गया 0 इज इक्वल टू r हो गया है ना। कोई दूसरा नंबर ले लो, 39 को अगर 13 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट 3 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। कोई भी दो नंबर उठा लो, डिवाइड जब करेंगे तो एक क्वोशिएंट आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन है और कुछ हो सकता है? तो ये कहने की बात ही नहीं है, बेकार का इसको नाम दे दिया है। डिवाइड करेंगे तो एक क्वोशिएंट आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। बस यही बात है, इतनी सी बात है यूक्लिड डिवीजन लेमा में। समझ में आ रहा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब पूरा स्टेटमेंट इसका एक बार पढ़ लो। थ्योरम 1.1 है तुम्हारी किताब में, इसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, कोई भी दो नंबर है a और b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to b into q plus r। ठीक है, यही जो 17 को 6 से डिवाइड करके हमने लाया है क्वोशिएंट 2 और रिमाइंडर 5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 17 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 5, है ना। हमारे दो नंबर जो थे वो थे 17 और 6। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया तो हमें दो और नंबर मिल गए। पहला नंबर मिला 2 और दूसरा नंबर मिला 5। उसी तरह से अगर हम लोग दो नंबर ले लेते हैं 21 और 3, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 21 इज इक्वल टू 3 इंटू क्या आएगा 7 प्लस 0, है ना। हमें दो नंबर फिर से मिल गए, एक क्वोशिएंट है, एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर 0 हो या 0 से बड़ा हो। रिमाइंडर जब भी होगा, जो भी होगा, वो जो छोटा नंबर है हमारा b, उससे बड़ा तो नहीं हो सकता है। रिमाइंडर जब भी आएगा 3 से छोटा आएगा। यहाँ पे जो डिवाइड किया हमने, रिमाइंडर 6 से छोटा आया 5, है ना। जिससे डिवाइड कर रहे हैं छोटा नंबर जो है, रिमाइंडर उससे छोटा हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या कभी? ऐसा कोई नंबर सोचो जिसको डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह का, जैसे मान लो 455 को 107 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो आएगा 107 से बड़ा आ सकता है? चेक कर लेते, आ जाओ। 455 इज इक्वल टू 107 इंटू 4 प्लस 27, है ना। रिमाइंडर 107 से छोटा ही आएगा 27। चेक कर लेना घर पे, यह पता भी होना चाहिए। जब हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो 455 को 107 से डिवाइड किया, कैसे करते हैं? 4 से लाया, मान लो गलती से 3 कर दिया, 4 से नहीं किया, पहले 3 से किया, तो क्या आ जाएगा 321, और क्या बचेगा 4 3 1 134। इससे बड़ा हो गया, तो ऐसा होने से क्या करते हैं हम लोग, इसको मिटा करके एक बढ़ा देते हैं यहाँ पे, है ना। 4 ले आते हैं फिर यहाँ पे,
ये 4 हो गया। अब क्या होगा ये, अब रिमाइंडर 27 आया तो ठीक है, मतलब जो भी रिमाइंडर आएगा इससे छोटा ही आएगा, रिमाइंडर इस नंबर से बड़ा नहीं आएगा। अगर इससे बड़ा है तो डिवाइड और करना है, क्वेश्चन को इससे छोटा, क्वेश्चन बड़ा होते जाएगा और रिमाइंडर छोटा होते जाएगा, रिमाइंडर हर हाल में इससे छोटा होगा। यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। फिर से एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लो। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where 0 is less than equal to r is less than b। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसी के ऊपर बुक में एक पजल दिया हुआ है, पढ़ा है बुक, किसी ने देखा है? बुक में जो पजल है उसमें लिया है कि दो आदमी के बीच में झगड़ा हो जाता है। एक आदमी के पास उसमें से कुछ अंडे रहते हैं एक बास्केट में रखे हुए, है ना, इसमें कुछ अंडे रखे हुए हैं और झगड़ा हो जाता है। तो दूसरे आदमी ने ये सारे अंडे बास्केट गिरा दिया, सारे अंडे टूट गए, सारे अंडे खत्म हो गए। तो वो शिकायत करने जाता है राजा के पास कि हमारा झगड़ा हुआ और इसने मेरे अंडे तोड़ दिए, सारे अंडे तोड़ दिए, मेरा नुकसान कर दिया, मेरे नुकसान की भरपाई करो। तो राजा उससे पूछता है कितने अंडे थे? तो वो बोलता है कि अगर दो के पैर में अंडे को लगा दो तो एक बचता था, अगर 3 के पैर में अंडों को लगा दो तो 2 बच जाते थे, अगर 4 के पैर में लगा दो, पढ़ी थी किताब, तो लास्ट में 3 अंडे बच जाते थे, अगर 5 के पैर में लगा दो इस तरह से तो लास्ट में 4 अंडे बचते थे, अगर 6 के पैर में लगा दो अंडे को तो लास्ट में 5 अंडा बचता था, और अगर 7 के पैर में लगा दो तो सारे अंडे खत्म हो जाते थे, कुछ नहीं बचता था, यहाँ कुछ नहीं बचता था। और कुल मिला के बास्केट की कैपेसिटी जो थी 150 से कम की थी, लेस देन 150। बुक में पढ़ा था ये पजल। उसने बताया कि अगर अंडे को 2 के पैर में बांट दो तो 1 बच जाता था लास्ट में, अगर 3 के पैर में बांट दो तो लास्ट में 2 बचता था, अगर 4 के पैर में बांट दो तो लास्ट में 3 बचता था, अगर 5 के पैर में बना दो तो लास्ट में 4 बचता था, अगर 6 के पैर में लगा दो लास्ट में 7 बचता था, और 7 के पैर में अगर लगाओ तो सारे अंडे खत्म हो जाते थे। और कुल मिलाकर 150 से कम अंडे थे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या क्वेश्चन था? इसने यही कहने की कोशिश की है कि अगर मान लो हमारे पास x अंडे थे उसकी बास्केट में, तो x को अगर 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर जो होता था वो 1 है, x को अगर 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 है, x को अगर 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 है, x को 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 4 है, x को अगर 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 5 है, और x को यदि 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 है। इसने यही बताया है कि जो नंबर है उसके पास, जो अंडों की संख्या है x, उसको चाहे 2 से डिवाइड करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, 6 से करो या 7 से करो, हर हाल में एक रिमाइंडर आ रहा है ना। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करना हमारे सिलेबस में नहीं है। आंसर मैं बता दूंगा, बुक में भी लिखा हुआ है, आंसर बहुत आराम से मिल जाएगा, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें यही जानना है कि जो अभी हमने सीखा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एक नंबर को x को अगर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करो तो एक क्वेश्चन आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे हमें रिमाइंडर दिया है, क्वेश्चन नहीं दिया है। क्वेश्चन दिया होता तो क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाता, कुछ बचता ही नहीं फिर तो।
क्वेश्चन नहीं दिया इसलिए क्वेश्चन है। यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। ठीक है, ट्राई करके देखना खुद से बनता है क्या क्वेश्चन। कितने अंडे थे उसके पास, क्वेश्चन में यही दिया है कि 150 से कम थे और ये सारी कंडीशन है। 2 के ग्रुप में बनाओ तो 1 बचता है, 3 के ग्रुप लगाओ तो 2 बचता है, 4 का ग्रुप लगाओ तो 3 बचता है, 5 का ग्रुप लगाओ तो लास्ट में 4 बचता है, 6 का ग्रुप लगाओ तो लास्ट में 5 बचता है और 7 का ग्रुप लगाओ तो लास्ट में कुछ नहीं बचता है। ठीक है, ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो अब दिमाग में बात आ रही होगी कि इतनी सीधी सी जो बात है, इतनी आसान सी बात है जो बचपन से पता है, तो इसमें पढ़ा क्या रहा हूं मैं? कुछ सीखा इस अभी तक? सबको पता था 2 नंबर को डिवाइड करेंगे तो एक क्वेश्चन आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। तो इसमें सीखा क्या? कोई नई बात तो है नहीं है। नई बात है, नई बात जो है उसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। नई बात यह है कि इस प्रोसेस को यूज करके हम लोग 2 नंबर के HCF निकाल सकते हैं। HCF याद आ रहा है? HCF किसको बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या GCD भी पढ़ा हो सकता है। तो इस प्रोसेस को यूज करके हम लोग HCF या GCD निकाल सकते हैं, तब जबकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, इसलिए इसको सीखना है। ठीक है, वो डिवीजन का प्रोसेस, HCF का प्रोसेस हम लोग अगली क्लास में देखेंगे।